हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सबका फिर से वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत JS ऑफिशियल में। और आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 14 JPSC के विभिन्न मुद्दों की चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि खोरठा जो JPSC मेंस में खोरठा का सिलेबस है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या इसका पूरा सिलेबस है, मार्किंग पैटर्न क्या होता है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और मैंने नोट्स किस प्रकार बनाए, उस सारे चीज़ों पे मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए, वेलकम है आपका। और मैं आशा करता हूँ कि जब आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको 14 JPSC मेंस से रिलेटेड जो लैंग्वेज पेपर से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 14 JPSC मेंस लैंग्वेज पेपर जो है वो कोटा के पूरे सिलेबस को लेकर के। और इसमें आप देखेंगे कि जो सिलेबस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया वहाँ पे। और खोरठा को लेने के पीछे जो सबसे बड़ी मंशा होती है, या कोई भी सब्जेक्ट को चूज करने के समय जो सबसे बड़ी मंशा होती है किसी भी स्टूडेंट या कैंडिडेट को, वो होती है कि सिलेक्शन मेरा होना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट लें जहाँ पे सिलेक्शन 100% हो, जो मेरे रैंक को इम्प्रूव करे, जिसमें मार्किंग अच्छा हो, जो कम समय में कवर हो सके। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के मैं आज आप सबके साथ उपस्थित हूँ। मैंने मेरा सिलेक्शन जो है 11 to 13 JPSC में हुआ है और मेरा 71st रैंक आया है। मैंने खोरठा को ही अपने लैंग्वेज के रूप में चयन किया था और उसमें मुझे 104 मार्क्स मिले हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं इस दिशा में आपको एक अच्छा सहयोग प्रदान कर सकता हूँ और अच्छा गाइड भी आपको प्रदान कर सकता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख डिस्कशन और आज के सिलेबस डिस्कशन को लेकर के। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये रहा, ये मैं रहा, ये मेरा रैंक 71st है और मुझे झारखंड प्रशासनिक सेवा मिली है। चलिए सिलेबस की ओर रुख करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये झारखंड लोक सेवा आयोग के साइट से मैंने इसे डाउनलोड किया है, खोरठा के सिलेबस को। तो खोरठा भाषा और साहित्य जो पेपर 3 के रूप में है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 150 मार्क्स हैं। और जो आपको ड्यूरेशन होता है वो लिखने का एग्ज़ाम है वो 3 आवर्स होता है, 3 आवर्स। और साथ ही प्रश्नों की संख्या 19 होती है आपको जो करने होते हैं पेपर में। चलिए, जो पहला खंड है खोरठा का वो है भाषा खंड, खोरठा भाषा। खोरठा भाषा में आपको क्या क्या पढ़ना है? पहले तो पढ़ना है कि खोरठा भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ और विकास किस प्रकार हुआ। इसमें आप पढ़ेंगे कि खोरठा भाषा का विकास खरोष्ठी लिपि से हुआ है या झा जी का क्या मत है, और विभिन्न जो माननीय गणमाननीय जो खोरठा के विद्वान है उनका क्या मानना है, उस चीज़ को लेकर के आपको इसमें पढ़ना है। उसी से लेकर के आपको इसमें नोट्स बनाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि खोरठा भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं, वो आपको पढ़ना है। खोरठा भाषा की एक दो विशेषताओं को मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। पहली विशेषता तो ये है कि खोरठा भाषा जो है वो 1.5 से 2 करोड़ लगभग जो लोग हैं वो बोलते हैं खोरठा भाषा। और झारखंड में खोरठा भाषा एक संपर्क भाषा के रूप में भी काम करती है, मतलब जो हिंदी भाषी जो लोग हैं और जो यहाँ के मूल निवासी तो सदान और सदान और जो आदिवासी हैं वो दोनों के बीच ये संपर्क भाषा के काम करते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे खोरठा भाषा का व्याकरण को लेकर के, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरुष, लिंग निर्णय, काल, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक इत्यादि हैं। खोरठा भाषा का व्याकरण जिसमें संज्ञा किसे कही जाती है, संज्ञा के कितने भेद हैं, उसके एग्जाम्पल्स, वो सारा चीज़ को आपको लिखना है, आपको डिस्कस करना है। सर्वनाम क्या है, किसके कितने भेद हैं, और इसके एग्जाम्पल्स। वचन में भी उसी प्रकार आपको डिस्कस करना है कि एक वचन या दो वचन है या बहुवचन है, और वचन बनाने के नियम क्या क्या हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए गैया तो गैयन, छोड़ा छोड़वैन, और आइन वाइन जोड़ करके वचन या एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। पुरुष में भी वही है, आपको उसका डेफिनेशन जानना है, एग्जाम्पल्स डालने हैं।
और क्या क्या नियम हैं पुरुष परिवर्तन के या लिंग परिवर्तन के, वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। काल काल के बारे में वही सेम चीज़, डिफिनेशन, टाइप्स, एग्जाम्पल। क्रिया क्रिया के बारे में वही सेम चीज़, विशेषण को लेकर के भी। प्रत्यय उपसर्ग जो है उसके उपसर्ग और प्रत्यय का पहले तो डिफिनेशन क्या है, उसके बाद उपसर्ग या प्रत्यय बनाने के नियम क्या क्या हैं, वो सारे चीज़ को देखना पड़ेगा। फिर कारक व्यवस्था, वो भी देखना पड़ेगा आपको। इसके बाद शब्द गठन, वाक्य संरचना, क्षेत्रीय रूप और मानकीकरण। शब्द गठन में यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। और वाक्य संरचना में संयुक्त वाक्य, ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। क्षेत्रीय रूप में खोरठा के 7 क्षेत्रीय रूप हैं, गोलवारी, देवघरिया, रामगढ़िया, पारनदिया, ये सारा चीज़ को देखना पड़ेगा। उसके बाद मानकीकरण के क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इसमें माननीय दिनेश दिनमणि सर का भी कुछ योगदान है। और खोरठा प्रचार सभा जो है रामगढ़, खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी जो रामगढ़ है, उसका भी क्या क्या योगदान है, वो सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। उसके बाद लिपि समस्या, विशेषताएं और विकास हैं। लिपि समस्या को लेकर के भी बात करी गई है, क्योंकि खोरठा की जो लिपि है वो अभी फिलहाल देवनागरी लिपि में ही लिखी और बोली जाती है। लेकिन इस लिपि के निर्माण के लिए विभिन्न तरह प्रयास किए गए हैं, जिसमें दिनेश दिनमणि सर भी हैं। और लिपि की क्या क्या विशेषताएं हैं और उसका विकास किस प्रकार हुआ है, जैसे झा जी के अनुसार खरोष्ठी लिपि से हुआ है, वो सारा चीज़ को करना है। लिपि का विकास किस प्रकार हुआ, खरोष्ठी लिपि से, गजाधर महतो प्रभाकर जी का क्या क्या बोलना है, श्याम सुंदर महतो जी का क्या बोलना है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। मैं मगही भाषा से किस प्रकार पपड़ी जमी हुई है, वो सारी चीज़ों की जो संकल्पनाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं लिपि के विकास के लेकर क्या क्या मत हैं, वो सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा इसको लेकर के। उसके आगे आप देखेंगे खोरठा भाषा का अन्य जो झारखंडी भाषा है उससे किस प्रकार संबंध है, जो कुरमाली, पंचपरगनिया, इन सब भाषाओं से किस प्रकार संबंध खोरठा का है, वो चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा और भिन्नताओं को भी देखना पड़ेगा इसके तहत। उसके बाद भाग ख, खोरठा लोक साहित्य है। सबसे मज़ेदार पार्ट जो खोरठा का है, खोरठा भाषा पढ़ने का, वो खोरठा लोक साहित्य ही है, जिसमें आप गीत को लेकर के विवाह गीत, संस्कार गीत, गीत, जन्म संस्कार गीत, करमा गीत, विभिन्न प्रकार के गीत देखेंगे इसमें आप। तो सबसे पहले देखेंगे कि खोरठा साहित्य का क्या क्या सामान्य परिचय है, क्या विशेषताएं और क्या महत्व हैं। परिचय और विशेषताएं और महत्व की बात करें तो खोरठा लोक साहित्य का कहना है कि लोक साहित्य का मतलब ही होता है कि जो कंठे मने मगजल भाषा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, खूट दर खूट कंठे मने मगजल भाषा है, जिसके रचनाकार अज्ञात होते हैं। विशेषता के रूप में भी देख सकते हैं आप इसको। और ये पूरे समाज की संपत्ति होती है। महत्व यही हो जाएगा कि ये हमारी जो पीढ़ी दर जो परंपराएं हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो एक हमारे पूर्वजों से हमारे आज तक हमारे साथ चली आ रही है, उसका प्रचलन बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें महत्व है उसका। फिर है कि खोरठा लोकगीत की परिभाषा क्या है। वही है, खोरठा लोकगीत की सबसे अच्छी जो परिभाषा मुझे लगती है, ये क्या है कि जो कंठे मने मगजल भाषा है, जो कंठ में, मन में और में रच बस जाता है, उसे खोरठा लोकगीत कहेंगे। इसकी विशेषता देखेंगे कि विशेषता वही है कि विभिन्न अवसर पे विभिन्न प्रकार के गीत गाए जाते हैं। जन्म संस्कार पे जन्म गीत गाया जाता है, विवाह संस्कार पे विवाह से संबंधित गीत गाए जाते हैं। तो इसमें लावा भूंजा हो गया, बेटी बिदाई गीत हो गया, वही सारी चीज़ें प्रकार की। फिर खोरठा लोकगीतों का वर्गीकरण देखेंगे। खोरठा लोकगीत का वर्गीकरण जो शिवनाथ प्रमाणिक के अनुसार जी के अनुसार है, 7 प्रकार का वर्णन उन्होंने किया है। संस्कार गीत, ऋतु गीत, अन्य टाइप के बहुत प्रकार के गीत हैं। आप देखेंगे जब पढ़ेंगे इस चीज़ों को तो लोकगीतों में किस प्रकार का चित्रण है, किसान को लेकर के भी किस चित्रण है, मौसम को लेकर क्या चित्रण है, जैसे क्या जैसे पर्व त्योहार है उसका उसके लेकर के भी चित्रण है। जैसे कर्मा हो गया का, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हो गया, कांसी फूल फूटी गेल, आशा मोर मोरी गेल, ये कर्मा गीत हो गया। और जब आप विवाह संस्कार की बात करते हैं तो जब बेटी विदाई गीत की बात करते हैं तो उसमें आ जाएगा हमर नोनी जाते ससुराए रहो। और इसके अलावा
आजा हमर अम्बा रोपले, आज ही अमलो पिया तो हो। इस प्रकार के गीतों को आप देख सकते हैं। और उसी प्रकार यदि आप विविध चित्रण की बात करते हैं तो उसमें जो श्रम गीत है उसमें देखेंगे चंद्रपुर हमारा भारी, सारा चीज़ों को लेकर के। इसी में आप देखेंगे मतलब मान भूविंग माटिक तरे, हीरा मोतिक मानिक फरे, ताव हिया लोग पेटे जलाए मोरे, वह सारा चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे तरीके से डिस्कस करना पड़ेगा। उसके आगे आप खोटा लोक कथा का उद्भव देखेंगे, विकास देखेंगे, वर्गीकरण और महत्व को आपको पढ़ना है। और लोक गाथा मतलब जो जिसके रचनाकार के बारे में पता तो नहीं है, लेकिन वो इस प्रकार प्रचलन में है, जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया, वो सारी चीज़ें जो किसी एक व्यक्ति के ऊपर टिकी होती हैं। उसके आगे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है खोरठा प्रकीर्ण साहित्य। प्रकीर्ण साहित्य का मतलब होता है वैसे साहित्य जिसको एक सिलसिलेवार ढंग से लिखी ना गई हो, मतलब बांध के रखा ना गया हो, वो एकदम इधर उधर समाज में फैले हुए या छितरे बितरे हुए छितर बितर रूप में उपस्थित होते हैं। लोकोक्ति हो गया, जैसे एग्जाम्पल के लिए घर घर अंगना, परकल बमना, घर घुर घुर अंगना। मुहावरा एके मागे जाड़ना सिराए, पहेली गोली गैया गोला खाए, पानी पी ले मोर जाए। मंत्र जैसे हो गया आपको बिच्छू के 20 झारे के मंत्र हो गया, डैनी भगावे मंत्र हो गया। ये सारी चीज़ों को लेकर के उसके बाद अब खोरठा शिष्ट साहित्य की बात करते हैं। खोरठा शिष्ट साहित्य का मतलब होता है कि जिसके रचना के कार के बारे में पता होता है, रचना काल के बारे में भी पता होता है, और ये पूरे समाज की संपत्ति ना होकर के एक निजी संपत्ति होती है। इसी प्रकार आप इसमें खोरठा साहित्य का विभाजन को पढ़ना पड़ेगा इसमें आपको, जिसमें आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल में राजा दलेल सिंह हो गए, मध्यकाल में श्रीनिवास पांदुरी जी वगैरह हो गए, आधुनिक काल में भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी हो गए, डॉक्टर विनोद कुमार हो गए। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो खोरठा पद्य साहित्य की बात है। खोरठा पद्य साहित्य में गीत और कविता, गीत में दिनेश दिनमणि सर का गीत हो गया, सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी का गीत हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी का जो गीत है, जैसे मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे, अखरे गदम झूमेर लागे रे, कविता हो गई शिवनाथ प्रमाणिक जी की। जैसे श्रीनिवास पांदुरी जी की कविता हो गई। एग्जाम्पल के लिए नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, ओकर खातिर दूध बार तोत खातिर छाछ रे, नाच बांदर नाच रे। आगे आप देखेंगे खोटा गद्य साहित्य। खोटा गद्य साहित्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, सब चित्र संस्मरण है, जिसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। मैं इसके लिए आपको नोट्स भी उपलब्ध करा दूंगा, और प्रत्येक दिन मैं डेली कुछ पार्ट को, खोटा के कुछ पार्ट को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा अपने नोट्स के साथ, जैसे आपको सहायता मिलेगी लिखने को लेकर के भी। अब खंड 2 में जाते हैं तो खंड 2 में खोटा साहित्य और साहित्यकार है, और खोटा साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्य का क्या प्रभाव है। जैसे हिंदी साहित्य हो गया, अंग्रेजी साहित्य हो गया, बंगाली साहित्य हो गया, उसका किस प्रकार खोटा साहित्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सारी चीज़ों को देखना वो पड़ेगा आपको। और कुछ लकी के कवि, लेखक, कलाकार हैं, जैसे श्रीनाथ पांदुरी जी हो गए, मनीषा दत्त शर्मा जी व्याकुल हो गए, श्याम सुंदर महतो हो गए, ए एजा जी हो गए, विश्वनाथ संधिराज हो गया, विश्वनाथ नागर हो गया, शिवनाथ प्रमाणिक हो गया, इत्यादि के बारे में आपको, मतलब सारे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, 5-6 इम्पोर्टेंट हैं, 5-6 इम्पोर्टेंट लेखक लेखककार के जीवनी, उनकी कृति के बारे में आप कर लेंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा। तो इसके आगे निबंध है, जो कि 10 मार्क्स का प्रश्न आता है निबंध में, जिसको आपको लिखने की आवश्यकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो लिख लेंगे। जैसे समसामयिक विषय पे सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक। इसके आगे खोटा संक्षेपण आता है। जैसे एक गद्यांश दिया रहता है, गद्यांश का शीर्षक लिखना होता है, और तो संक्षेपण में जब जैसे 90 शब्द का कोई गद्यांश है, उसको 30 वर्ड में आपको संक्षेप करके उसका एक टाइटल दे करके आपको लिखना पड़ेगा। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। खोटा गद्यांश आता है जिसमें एक गद्य दिया रहता है, उसमें पढ़ करके आप, हिंदी का दिया रहता है तो उसको पढ़ करके आपको खोटा में ट्रांसलेट करना होता है। और खोटा अनुच्छेद से प्रश्न होते हैं। खोटा का एक अनुच्छेद दिया रहता है, उसमें 3 प्रश्न होते हैं जिसको आपको लिखना होता है। ये भी 10 मार्क्स का होता है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोटा का सिलेबस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और इसके साथ ही बहुत स्कोरिंग भी है। और मैं आप अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगे भी आप लोगों के साथ जुड़ूंगा और खोटा के प्रत्येक पार्ट को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपने नोट्स के साथ, जो आपके लिए मैं मानता हूं कि बहुत बेस्ट रहेगा। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करिए ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहे आप सभी का हेल्प करने के लिए। चलिए, थैंक यू। आप सभी को जोहार, धन्यवाद।